नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा वीडियो है ये द सोलार सिस्टम इस टॉपिक के वीडियो सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस टॉपिक का पार्ट 1 हम पहले ही देख चुके हैं जिसमें हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर की थी। तो जिन्होंने भी वो टॉपिक नहीं देखा मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले वो जाके वो वाला टॉपिक देख ले। उस वीडियो को आप ऊपर आई के बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है ये सब में इम्पॉर्टेंट द सन एंड द 8 प्लैनेट से रिलेटेड है। इस सेक्शन का ये सबसे बड़ा और ऐसा टॉपिक है जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनने के चांसेस हैं। तो आइए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग उस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो हमारा टॉपिक है पार्ट 2 द सन एंड द 8 प्लैनेट्स। जैसे कि नाम में है द सोलार सिस्टम, मतलब ये सन की सिस्टम है। इसलिए सबसे ज़रूरी पहले ये है कि हम सन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन ले लें। हमारा जो सन है वो हमारे गैलेक्सी मिल्की वे में के 200 से 400 बिलियन स्टार्स में से एक स्टार है। अगर हम साइज़ में कंपेयर करें तो एक मीडियम साइज़ का ऑरेंज येलो स्टार है। लेकिन जब हम हमारे सोलार सिस्टम के बारे में बात कर रहे होते हैं तो ये हमारे सोलार सिस्टम का सबसे मेन और सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है। अगर हमारे सोलार सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट हैं जैसे कि सन, उसके अलावा प्लैनेट्स, डॉर्फ प्लैनेट्स, कॉमेट्स, एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एक्सेट्रा, इन सबको अगर हम मिला लें और सबका मास काउंट करें तो इन सबके मास में से सन का अकेले का मास 99% है। और जो बचे हुए ऑब्जेक्ट्स हैं प्लैनेट्स, डॉर्फ प्लैनेट्स, एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स एक्सेट्रा, उन सबका मिला के जो मास है वो 1% से भी कम है। अगला पॉइंट सन से रिलेटेड ये है कि सन हमारे अर्थ से लगभग 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, मतलब लगभग 15 करोड़ किलोमीटर हमारे अर्थ से उसका डिस्टेंस है। ये एवरेज है। ये जो फिगर है ये पेरीहेलियन और एपहेलियन के हिसाब से चेंज होती है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। ऑन एन एवरेज 150 मिलियन किलोमीटर्स काउंट किया जाता है। जो लाइट सन से निकलती है उसे हमारे अर्थ तक पहुंचने में 8 मिनट और 30 सेकंड का वक्त लग जाता है। जो हमारा सन है उसका कंपोजिशन अगर हम देखें तो उसमें 73% हाइड्रोजन, 25% हीलियम और उसके अलावा जो बचा हुआ पार्ट है वो अदर मटेरियल्स का है जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एक्सेट्रा। अब हमारा सन एग्जैक्टली क्या है और उसमें ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हीट और लाइट वो प्रोड्यूस करता है? तो इसका रीज़न है सन के अंदर होने वाली न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ये रिएक्शन सभी स्टार्स में होती है। इसमें क्या होता है कि 4 हाइड्रोजन एटम्स ड्यू टू ग्रेविटी कंप्रेस होते हैं और कंबाइन होकर एक हीलियम एटम प्रोड्यूस करते हैं। तो इस रिएक्शन में बहुत ज़्यादा हीट और लाइट जनरेट होती है और इसी प्रोसेस की वजह से जो सन है वो इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस कर पाता है। अब आगे बढ़ते हुए हम लोग सन का स्ट्रक्चर देखेंगे। सन को अगर लेयर्स में डिवाइड किया जाए तो उसके लगभग 5 लेयर्स हमारे सामने आते हैं। सबसे अंदरूनी जो लेयर है उसे कहा जाएगा कोर। उसके बाहर जो कोर को सराउंड करती है उस लेयर को कहा जाता है रेडिएटिव जोन। इन सभी लेयर्स के बारे में आगे हम डिटेल में देखेंगे। रेडिएटिव जोन के बाहर वाली जो लेयर है उसे कहा जाता है कन्वेक्शन जोन। उसके ऊपर की जो लेयर होती है जिसे सरफेस ऑफ सन भी कहा जाता है, इसे कहा जाता है फोटोस्फीयर। ये वो स्फीयर है जिसकी लाइट हमें विजिबल होती है। और फोटोस्फीयर के ऊपर एक लेयर होती है जिसे कहा जाता है क्रोमोस्फीयर। यहाँ पे क्रोमो का मतलब होता है कलर से। तो ये भी हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। तो चलिए फिर 1 बाय 1 इन लेयर्स को हम लोग डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। शुरू करते हैं सबसे अंदरूनी लेयर से जिसे हम कहते हैं कोर। ये वो लेयर है या ये वो जगह है जहाँ पे न्यूक्लियर फ्यूजन जो हमने देखा, जहाँ पे 4 हाइड्रोजन एटम फ्यूज होते हैं टू फॉर्म हीलियम एटम, इस जगह पे वो पूरी प्रोसेस हो रही होती है। जितनी भी एनर्जी सन में प्रोड्यूस होती है वो पूरी की पूरी कोर में ही प्रोड्यूस होती है। अगर हम कोर का टेम्परेचर देखें तो वो लगभग 15 मिलियन डिग्रीज के आसपास होता है, मतलब लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। उसके ऊपर वाली जो लेयर है उसे कहा जाता है रेडिएटिव जोन। जो कोर के अंदर एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो पूरी की पूरी इस लेयर में से ट्रेवल करती है, इसीलिए इस लेयर को रेडिएटिव जोन भी कहा जाता है।
इसकी डेंसिटी जो है ये कोर से कम है, लेकिन इसके बावजूद एनर्जी जो कोर से निकलती है उसे सरफेस तक पहुंचने में, मतलब इस लेयर को क्रॉस करके आगे आने में लगभग 1 लाख साल लग जाते हैं। मतलब जो एनर्जी सन से आज हमारे पास पहुंच रही है वो लगभग कोर के अंदर 1 लाख साल पहले वो तैयार हुई थी। उसके बाद में वो रेडिएटिव जोन से होते होते सन के सरफेस तक पहुंची और फिर वहां से हमारे अर्थ तक पहुंच रही है। इसके ऊपर वाला जो लेयर है उसे कहा जाता है कन्वेक्शन जोन। अब इस लेयर में एग्जैक्टली क्या होता है या इसे कन्वेक्शन क्यों कहा जाता है? कन्वेक्शन जोन में कन्वेक्शन करंट्स क्रिएट होते हैं। ये कन्वेक्शन करंट्स क्या होते हैं? कन्वेक्शन करंट्स में ये होता है कि जो अंदरूनी पार्ट है सन का वो गर्म होता है। अब ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, मान लो ये बाउंड्री है रेडिएटिव जोन की। अब यहाँ से होता ये है कि ये पार्ट बहुत ज़्यादा गर्म है और उसके ऊपर का पार्ट कंपैरेटिवली ठंडा है। तो यहाँ पे होता ये है कि जो नीचे वाला पार्ट है जो रेडिएटिव जोन के कांटेक्ट में है वो हीट की वजह से उसकी डेंसिटी कम हो जाती है और वो ऊपर की तरफ मूव करता है। अब ऊपर आने की वजह से कंपैरेटिवली उसका टेम्परेचर गिर जाता है, उसका डेंसिटी बढ़ जाती है और नीचे की ओर वो फिर से मूव होना शुरू करता है और ऐसी एक साइकिल बनती है। इन करंट्स को कहा जाता है कन्वेक्शन करंट्स। ठीक इसी तरीके के करंट्स जब हम पानी गर्म करते हैं तो उसमें भी हमें देखने मिलता है। इसके अगली लेयर जो है वो है फोटोस्फीयर। ये विजिबल पार्ट ऑफ सन है। इसके अंदर का हमें तो कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो है फोटोस्फीयर। ठीक है, जैसे इसके नाम में है, फोटो का मतलब होता है लाइट। तो यहाँ से जो है वाइट लाइट सूरज की तरफ से बाहर निकलती है। अब एग्जैक्टली हम देखें, सूरज का जो सरफेस है वो सॉलिड नहीं है, लेकिन फिर भी इस पार्ट को या इस लेयर को सरफेस ऑफ द सन कहा जाता है। अगर हम डायरेक्टली सन को देख पाते तो हमें ये सरफेस दिखाई देता। इस लेयर के टेम्परेचर की बात करें तो वो लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस है। यहाँ पे आप डिफरेंस देख पा रहे हैं, कोर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस और सरफेस का टेम्परेचर लगभग 5800 डिग्री सेल्सियस। तो ये काफ़ी बड़ा डिफरेंस हमें देखने मिलता है। इसके अगला जो लेयर है वो एक 2000 किलोमीटर थिक लेयर होता है। ये फोटोस्फीयर को कवर करता है। इसे क्रोमोस्फीयर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये सन को एक रेडिश कलर की विजिबिलिटी देता है और इस लेयर का टेम्परेचर अगर हम काउंट करें तो वो लगभग 20,000 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। कई बार जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है उस समय में हमें कुछ रेड पैचेस इस क्रोमोस्फीयर के दिखाई देते हैं, जो आगे मैं आपको इमेज में दिखाऊंगा। उससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सन की बात कर लेते हैं और वो है कोरोना। कोरोना जो है इसे हम लोग सन का एटमॉस्फेयर भी कह सकते हैं। ये हजारों किलोमीटर में स्प्रेड हुआ रहता है और आउटर स्पेस के साथ ये मर्ज हो जाता है। लेकिन जब टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तो उस समय में ये पार्ट बहुत अच्छे से विजिबल भी होता है। इसकी खासियत ये है कि इसका जो टेम्परेचर है, जो एटमॉस्फेरिक पार्ट है, जो कोरोना है, उसका टेम्परेचर सरफेस के टेम्परेचर से कई ज़्यादा गर्म होता है। अब ये एग्जैक्टली क्यों ऐसा होता है इसके बारे में रिसर्च अभी भी चल रही है। हाइपोथेसिस तो काफ़ी सारे दिए हैं साइंटिस्ट ने, लेकिन एग्जैक्ट उसका जो रीज़न है वो अभी तक हमारे सामने नहीं आया है और उसके ऊपर रिसर्च चल रही है। इसकी एक इमेज हम लोग देख लेंगे। तो ये इमेज है टोटल सोलर इक्लिप्स के दौरान ली गई। इसमें जो व्हाइटिश पार्ट आप देख रहे हैं जो ब्लर हुआ है बाहर की तरफ, उसे कहा जाता है कोरोना। और एग्जैक्टली बाउंड्री पे अगर आप देखेंगे तो कुछ आपको रेड पैचेस दिखाई दे रहे हैं। ये जो रेड पैचेस है ये क्रोमोस्फीयर का पार्ट है। तो ये भी टोटल इक्लिप्स के दौरान हमें दिखाई देते हैं। तो ये था दोस्तों सन के बारे में डिटेल्ड इंफॉर्मेशन। अब हम लोग आगे बढ़ते और देखते हैं हमारे 8 प्लैनेट्स: मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। हमें बचपन में पढ़ाया जाता था, माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट शो अस नेचर। माई मर्क्यूरी, वेरी, वी से वीनस, एजुकेटेड, ई से अर्थ, मदर, एम से मार्स, जस्ट, जे जुपिटर, शो सैटर्न, अस यूरेनस, नेचर का एन वो है नेपच्यून। तो इस तरीके से भी आप उसे याद रख सकते हैं। तो चलिए फिर वन बाय वन हम इन प्लैनेट्स के बारे में
इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं और वो सभी पॉइंट्स कवर करेंगे जो हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला प्लैनेट दैट इज़ मर्क्यूरी। ये जो प्लैनेट है ये क्लोजेस्ट टू द सन है, सबसे पहला है। अब इसका ऑर्बिट जो है इट इज़ द क्विकेस्ट। ऑफ कोर्स जो पार्ट ग्रेविटी के जितना ज़्यादा नज़दीक होगा उसका मूवमेंट भी उतना तेज़ होगा और जो सन का एक रिवोल्यूशन है ये सबसे तेज़ कवर करेगा। सन के बहुत ज़्यादा नज़दीक होने की वजह से इसका कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। अगर पास्ट में कभी इसका एटमॉस्फेयर हुआ भी होगा, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि सन के इतना नज़दीक है, जो सोलर विंड्स आती है वो उसके एटमॉस्फेयर को हमेशा उड़ा ले जाएगी, तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर कभी भी नहीं बनेगा। इसका जो रोटेशन स्पीड है, मतलब वो अपने आप के अराउंड जो चक्कर लगाता है अपने ओन एक्सिस के अराउंड, ये रिवोल्यूशन पीरियड से ज़्यादा है। इन शॉर्ट अगर हम बात करें तो यहाँ का जो एक दिन है वो एक साल से बड़ा है। जितनी देर में वो अपने आप को एक चक्कर लगा लेता है उससे जल्दी वो सूरज का एक चक्कर लगा लेता है। तो अब आप रिसर्च करेंगे कि इसका एक दिन कितने आवर्स का है और इसका जो रिवोल्यूशन पीरियड है वो कितना है, और रिसर्च करके आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे। ये आपका होमवर्क रहेगा। इस प्लैनेट का कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, मतलब इसको कोई भी मून्स नहीं है, और जितने भी प्लैनेट्स हैं हमारे सोलर सिस्टम में उसमें सबसे छोटा वाला ये प्लैनेट है। तो ये पॉइंट हमेशा याद रहे। इतना ज़्यादा ये फेवरेट नहीं रहा है कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन बाय चांस पूछा जाता है तो ये कुछ पॉइंट्स हैं हमें याद रखने ज़रूरी है। अगला जो प्लैनेट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सब में ज़्यादा ज़रूरी प्लैनेट है और इसके सभी पॉइंट्स हमें अच्छे से याद रखने हैं। ये प्लैनेट है द वीनस, द सेकेंड प्लैनेट। इस प्लैनेट को अर्थ ट्विन भी कहा जाता है, मतलब अर्थ की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। उसका रीज़न ये है कि इसकी साइज़ ऑलमोस्ट अर्थ के साइज़ के बराबर है। इस प्लैनेट का जो रोटेशन पीरियड है, ये जो अपने खुद के एक्सिस के अराउंड जो चक्कर लगाता है, वो सोलर सिस्टम में सबसे ज़्यादा है। इट इज़ द लॉन्गेस्ट। ये सबसे धीरे, सबसे स्लो घूमता है अपने एक्सिस में। और इसकी एक और खासियत ये है कि ये दूसरे प्लैनेट्स की बजाय ये उल्टा चक्कर लगाता है। मतलब जितने भी प्लैनेट्स है वो वेस्ट टू ईस्ट मूव होते हैं या वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होते हैं, ये वाला जो प्लैनेट है ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है। इसका भी जो रोटेशन पीरियड है वो रिवोल्यूशन पीरियड से ज़्यादा है। मतलब जितने देर में ये सूरज का चक्कर लगा लेता है उससे ज़्यादा वक्त उसे अपने आप के अराउंड चक्कर लगाने में लगता है। तो यहाँ पे भी एक दिन जो है वो एक साल से बड़ा होगा। ये जो प्लैनेट है हालांकि ये सेकंड नंबर पे है, लेकिन ये हॉटेस्ट प्लैनेट है। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसका रीज़न ये है कि इसका जो एटमॉस्फेयर है ये बहुत डेंस है। इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा मात्रा में मौजूद है जो कि हीट ट्रैप करता है और जिसकी वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। साथ में अगर इसके एटमॉस्फेयर में देखें तो सल्फ्यूरिक एसिड के क्लाउड्स भी आपको मिलेंगे। तो यहाँ पे जो बारिश होती है ये सल्फ्यूरिक एसिड की बारिश होती है। कई बार इसे एक लिविंग हेल भी कहा जाता है। इस प्लैनेट का भी कोई नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, कोई इसको मून नहीं है। अगर हम आसमान में देखें तो नाइट स्काई में चांद के बाद सबसे ज़्यादा ब्राइटेस्ट अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो वो ये ऑब्जेक्ट है। कई बार हम लोगों ने आसमान में देखा भी होगा, कुछ लोगों ने शायद उसे इतना नोटिस नहीं किया होगा। ये चांद है और यहाँ पे हमें ये वीनस दिखाई दे रहा है। तो सनसेट के बाद और सनराइज से जस्ट पहले हमें ये स्टार दिखाई देता है, तो इसीलिए इसे मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। तो अगली बार जब भी आपको ये दिखाई दे आसमान में तो याद रखना कि ये वीनस है। जैसे कि मैं आपको रोटेशन के बारे में बता रहा था, जो डायरेक्शन ऑफ रोटेशन है वीनस का ये दूसरे प्लैनेट से ऑपोजिट है। मतलब अर्थ जो है वेस्ट टू ईस्ट रोटेट होती है, वीनस जो है ये ईस्ट टू वेस्ट रोटेट होता है। इस इमेज में आप सामने देख रहे होंगे अर्थ जो है इस डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो वीनस है वो इस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो इसे आप अच्छे से देख लीजिए और ये याद रखिए कि अगर उसके सरफेस पे हम होंगे तो हमें जो सूरज है वो पश्चिम से मतलब वेस्ट से राइज होता हुआ नज़र आएगा और अर्थ के ऊपर हमें सूरज ईस्ट से राइज होता हुआ नज़र आता है। अगला प्लैनेट है हमारी अर्थ। इट इज़ कॉल्ड एज द ब्लू प्लैनेट। इसके बारे में क्या ही ज़्यादा बात करना, पूरा का पूरा ज्योग्राफी सब्जेक्ट ही अर्थ के बारे में है। तो जब हम बाकी के टॉपिक्स आगे कवर करेंगे वो सब अर्थ के बारे में होंगे। इसके बारे में ज़्यादा पॉइंट्स नहीं बनते हैं इस टॉपिक में। ये एक लौता ऐसा प्लैनेट है कि जहाँ पे पानी तीनों फॉर्म में मौजूद है, लिक्विड, सॉलिड और गैस। साथ में
ये एक लौता प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम का जो गोल्डीलॉक्स जोन में प्रेजेंट है। अभी गोल्डीलॉक्स जोन क्या होता है? गोल्डीलॉक्स जोन वो रीजन होता है अपने स्टार्स से दूर, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा भी नहीं होता और बहुत कम भी नहीं होता। वो जो बेल्ट होता है, वो जो एक रीजन होता है किसी भी स्टार के अराउंड, उसे गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। और जो प्लैनेट्स इस गोल्डीलॉक्स जोन में होते हैं, चांसेस होते हैं कि वहाँ पे लाइफ का इवोल्यूशन हो, क्योंकि वहाँ पे जो पानी है वो लिक्विड स्टेट में मौजूद रह सकता है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड भी नहीं पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी भी नहीं होती है। जो कंडीशंस होती है वहाँ पे लाइफ के लिए सूटेबल होती है, इसलिए उसे गोल्डीलॉक्स जोन भी कहा जाता है। हमारे प्लैनेट का एक मून है, ये हम सब जानते हैं। एक पॉइंट है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, जो हमें याद रखना है कि अर्थ और सन के बीच में जो डिस्टेंस है उसे 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन इज ऑल्सो नोन एज 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। उसे कैपिटल ए और यू में लिखा जाता है। चलते फिर अगले प्लैनेट की तरफ, वो है मार्स। अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है और कंप्यूटर एग्जामिनेशंस वालों का ये एक फेवरेट प्लैनेट रहा है और लगातार हम लोग भी मिशन उस प्लैनेट पे भेजते रहे। ये प्लैनेट जो है इट्स ऑल्सो नोन एज रेड प्लैनेट। क्यों? क्योंकि उसका जो सरफेस है, उसकी जो मिट्टी है वो हमें रेडिश दिखाई देती है और उसका रीज़न ये है कि मिट्टी में आयरन का कंटेंट ज़्यादा है। फोबोस एंड डीमोस 2 मून्स है मार्स के, और ये जो क्वेश्चन है ये मून्स के बारे में ये लगातार पूछा गया है कई सारे कंप्यूटर एग्जामिनेशंस में, तो ये आपको याद रखना है, फोबोस एंड डीमोस। वो आगे भी किसी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। इस प्लैनेट के अगर हम पोलर रीजन में देखें तो हमें आइस कैप्स मिलते हैं, लेकिन कुछ फीचर्स हमें मार्स पे ऐसे मिलते हैं जैसे कुछ वैलीज वगैरह। तो बहुत से साइंटिस्ट का ये मानना है कि कभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लिक्विड फॉर्म में पानी रहा होगा। और आज भी कुछ साइंटिस्ट ये मानते हैं कि इसके सरफेस के नीचे हो सकता है कि कुछ अमाउंट में पानी मौजूद हो। इसका सब में इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पूरे सोलर सिस्टम में जो सब में बड़ा वोल्केनो है वो मार्स पे मौजूद है और उस वोल्केनो का नाम है ओलिम्पस मॉन्स। अगला जो पॉइंट है इसका ये भी इम्पॉर्टेंट है। मार्स को एटमॉस्फेयर है लेकिन वो बहुत ज़्यादा थिन है, लेकिन उसके बावजूद मार्स के ऊपर हमें कई बार साइक्लोन्स या फिर स्टॉर्म्स देखने मिलते हैं कि जो काफ़ी ज़्यादा तेज़ होते हैं। जो हमारे अर्थ पे हमें स्टॉर्म्स या साइक्लोन्स देखने मिलते हैं, कई बार उससे भी ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। अगला जो प्लैनेट है इट इज़ दी जुपिटर। दिस इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। ये हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट है। अगर हम लोग बाकी सारे प्लैनेट्स को एक कर ले और उनका मास काउंट करें तो उन सबके मास से भी 2.5 गुना ज़्यादा अकेले जुपिटर का मास है। तो सन के बाद हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ऑब्जेक्ट है जुपिटर। इस प्लैनेट की एक खासियत है कि वो बहुत तेज़ी से घूमता है, तो इसका जो रोटेशन स्पीड है वो शॉर्टेस्ट है। ये बहुत तेज़ी से एक अपने अराउंड, अपने एक्सिस के अराउंड एक चक्कर लगा लेता है। ये जो प्लैनेट है, जैसे हमने देखा था पिछले लेक्चर में, पिछले वीडियो में, पहले जो 4 प्लैनेट्स हैं मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं। लेकिन उसके आगे जो है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून, ये जोवियन प्लैनेट्स हैं, ये गैस जायंट्स हैं। तो ये जुपिटर जो है ये एक गैस जायंट है। किस चीज़ से बना है? तो वो हाइड्रोजन और हीलियम, और जैसे मैंने बताया ये गैस है, गैस बॉल है, तो उसको कोई सॉलिड सरफेस नहीं है। देयर आर 79 नॉन नेचुरल सैटेलाइट्स, मतलब जो मून्स है जुपिटर के वो 79 है, और भी रिसर्च चल रही, हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो। जुपिटर की एक और खासियत ये है कि उसके ऊपर, इस इमेज में भी हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक पॉइंट दिखाई दे रहा है, एक रीजन दिखाई दे रहा है। ये जो राउंड पैच है ये एग्जैक्टली क्या है? तो ये एक बहुत बड़ा स्टॉर्म है, एक साइक्लोन तरीके से आप सोच सकते हो कि एक साइक्लोन है। और ये साइक्लोन कितना बड़ा है? तो उसका जो डायमीटर है वो हमारे अर्थ से 3 गुना ज़्यादा है। मतलब उस डायमीटर में हमारे 3 अर्थ घुस जाएंगे, इतना बड़ा ये सिर्फ एक साइक्लोन है। और ये साइक्लोन कब से एक्टिव है? तो लगभग 1831 से ये साइक्लोन हमें एक्टिव नज़र आ रहा है, वो आज तक भी एक्टिव है। वो साइक्लोन के पीछे क्या एग्जैक्टली रीज़न है और वो इतने लंबे समय तक क्यों है, वो इतना बड़ा क्यों है, ऐसी कौन सी वहाँ पे मैकेनिज्म हो रहा है जुपिटर के अंदर, इस पे भी डिटेल में रिसर्च चल रही है। 2 मून्स जो जुपिटर के हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सब में पहला जो है वो है गैनीमीड। गैनीमीड जो है ये वाला, ये
हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। ये पॉइंट हमें याद रखना है। तो हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर और सबसे बड़ा जो मून है वो है गैनीमीड। दूसरा मून जुपिटर का ही, उसका नाम है यूरोपा। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिसर्च रिसेंट टाइम में शुरू हुआ है। वो इसलिए कि बहुत से साइंटिस्ट को ये लग रहा है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी मौजूद हो सकता है। उसका सरफेस जो है वो कम्प्लीटली फ्रोज़न है, लेकिन बहुत से साइंटिस्ट ये मानते हैं कि उसके नीचे डेप्थ में पानी जो है लिक्विड फॉर्म में हो सकता है। और बहुत ही जल्द नासा अपना एक मिशन भी भेजने वाला है इसकी डीप रिसर्च करने के लिए। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है कि इस पर कोई क्वेश्चन पूछा जाए, तो ये हमें याद रखना है। उसका नाम है यूरोपा। अगला प्लैनेट, द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट, द सैटर्न। इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट। हमारे सोलर सिस्टम का ये सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट है आफ्टर जुपिटर। अगेन ये भी गैस जायंट है, गैस से बना हुआ है, लेकिन ये एक खास प्लैनेट है। इसकी जो डेंसिटी है वो पानी से कम है। इसका मतलब अगर उतने क्वांटिटी में हम पानी ले और सैटर्न को उसके पानी के ऊपर रखे तो वो जो है वो ऊपर फ्लोट करेगा। बाकी सारे के सारे जो प्लैनेट्स हैं उनकी डेंसिटी पानी से ज़्यादा है तो वो डिप कर जाएंगे, लेकिन सैटर्न अकेला प्लैनेट है कि ऊपर फ्लोट करेगा क्योंकि उसकी डेंसिटी पानी से कम है। इसका अगला पॉइंट है कि सैटर्न, हम सबको पता है कि इसको एक रिंग है। इस इमेज में भी हम देख रहे हैं कि सैटर्न के अराउंड एक रिंग मौजूद है, लेकिन इस रिंग को अगर हम लोग क्लोजली ऑब्जर्व करें तो ये रिंग एग्जैक्टली है क्या? ये जो है ये रिंग, ये टाइनी रॉक्स एंड पीसेस ऑफ आइस से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है, और वो जो है एक लेयर की फॉर्म में सैटर्न के चक्कर लगा रहा होता है। तो उसको अगर हम दूर से देखें तो हमें ऐसा लगता है कि वो रिंग है, लेकिन नज़दीक से देखें तो हमें टाइनी पीसेस ऑफ रॉक्स एंड आइस दिखाई देते हैं। तो इन रॉक्स के पीसेस और आइस के पीसेस से ये रिंग बनती है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट सैटर्न के बारे में है उसका मून, जिसका नाम है टाइटन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी याद रखना है। टाइटन, टाइटन जो है सैटर्न का सबसे बड़ा मून है, और ये खास इसलिए है कि इसको एक एटमॉस्फेयर है। तो इसके स्काई में अगर हम देखें, बाकी जितने भी प्लैनेट्स या मून्स हैं उनके स्काई में हम लोग दिन में देखें तो हमें ब्लैक स्काई नज़र आता है, लेकिन अर्थ के अलावा ये एक ऐसा ऑब्जेक्ट है हमारे सोलर सिस्टम के जिसका स्काई जो है वो ब्लूइश कलर का नज़र आता है, और उसका रीज़न है उसका एटमॉस्फेयर। ये पॉइंट हमें याद रखना है। और कई सालों तक हमें लगता था कि इसके ऊपर बड़े क्वांटिटी में पानी मौजूद हो सकता है, कुछ लिक्विड हो सकता है, हमें कुछ लिक्विड के ट्रेसेस भी मिले थे, लेकिन क्लोजली ऑब्जर्व करने के बाद हमें ये पता चला कि वो जो लिक्विड है, जो रिवर्स वहाँ पे फ्लो कर रही है, वो पानी की नहीं बल्कि मीथेन की है। अगला जो प्लैनेट है वो है यूरेनस। यूरेनस जो है ये ब्लू ग्रीन कलर का एक प्लैनेट है। ये भी एक गैस जायंट है और हमारे सोलर सिस्टम का थर्ड बिगेस्ट प्लैनेट है। इस प्लैनेट की एक खासियत है, इसका जो टिल्ट है ये पूरा हॉरिजॉन्टल, ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल हो चुका है। अब इसका आप मोशन देखें तो आपको दिखाई देगा कि ये वर्टिकली मूव कर रहा है। सारे जो प्लैनेट्स होते हैं उनका जो एक्सिस होता है वो वर्टिकल होता है, लेकिन इसका जो एक्सिस है रोटेशन का वो हॉरिजॉन्टल है, और इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ये ऐसे वर्टिकली रोटेट कर रहा है। बाकी सब प्लैनेट्स ऐसे रोटेट करते हैं। तो ये इस प्लैनेट की एक खासियत है। जैसे हमने सैटर्न में देखा वैसे ही एक छोटी सी पतली सी रिंग यूरेनस के अराउंड मौजूद है। 27 मून्स अभी तक हम लोग यूरेनस के ढूंढ पाए। अगला जो प्लैनेट है वो है नेपच्यून। ये हमारे सोलर सिस्टम का आखिरी प्लैनेट है। अब इस प्लैनेट की डिस्कवरी कैसे हुई थी? ये डायरेक्टली विजिबल नहीं होता है हमारे नेकेड आई से, लेकिन यूरेनस के जो ऑर्बिट का पाथ है, जब उसकी स्टडी की जा रही थी तो कोई चीज़ उसको अफेक्ट कर रही थी, कोई और हेवी ऑब्जेक्ट उसके आसपास मौजूद हो सकता है, ऐसा साइंटिस्ट को लगा। और उसको ठीक से ऑब्जर्व करने के बाद और मैथमेटिकल प्रिडिक्शंस करने के बाद नेपच्यून जो है हम उसे डिस्कवर कर पाए। इट इज़ द फार्देस्ट प्लैनेट फ्रॉम द सन। इसका भी अगर हम लोग कंपोजिशन देखें तो उसमें भी हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, अमोनिया, मीथेन लगभग यूरेनस के जैसे ही है। इसका जो ब्लू कलर है उसकी वजह है मीथेन। हमें नेपच्यून पे एक डार्क स्पॉट देखने मिला है, उसे ग्रेट डार्क स्पॉट कहा गया है, और ये जो नेपच्यून है इसको अराउंड 14 मून्स है। तो दोस्तों, और ये था हमारा पार्ट 2 इस वीडियो सीरीज़ का। आगे जो आने वाला है वो है पार्ट 3, जिसमें हम लोग डॉर्फ प्लैनेट्स क्या होते हैं वो देखेंगे, मीटियोराइट्स क्या होते हैं, और कॉमेट्स के क्या फीचर्स है वो हम लोग डिटेल में देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए,
और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब मिलेंगे हम लोग पार्ट 3 में, तब तक के लिए धन्यवाद।